consideration the inflows and outflows rather than accounting profits. ठीक है, तो इसके बारे में हमने कल बात की और हमें समझ भी आया। प्रेजेंट टाइम पीरियड में आपके क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि आपको कोई रेवेन्यू तो नहीं मिलेगा। इट्स वेरी important aspect of the capital budgeting because we earn revenue in future or in a longer period of time. So in present we'll have to shell out some money in order to invest in a capital project. क्या क्या पैसा वो हो सकता है, देखिए आप या तो आप एसेट्स में पैसा लगाएंगे, इस तरह से हम समझते हैं आपने कुछ एसेट्स बाय की होंगी, सो वी हैव बॉट सम एसेट्स, कुछ एसेट्स बाय की हैं फर्स्ट थिंग, कुछ वर्किंग कैपिटल में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, क्योंकि अगर आपको बिजनेस को चलाना है तो वर्किंग कैपिटल में भी इन्वेस्ट करना जरूरी है। तो प्रेजेंट टाइम पीरियड में व्हाट वी हैव डन, वी हैव बॉट द एसेट्स एंड वी हैव infused some working capital in our business to run our business or the project smoothly. ठीक है, तो यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं है, राइट? यस सर। ठीक है, ये तो प्रेजेंट टाइम पीरियड। अब देखिए इसका एक एस्पेक्ट है विच इज द डेप्रिसिएशन, राइट? बिकॉज इफ यू आर एम्प्लॉइंग एन एसेट इन आवर बिजनेस इन प्रेजेंट टाइम पीरियड, तो क्या पॉसिबल है कि डेप्रिसिएशन भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं? तो बिल्कुल हम डेप्रिसिएशन की बात भी करते हैं कि डेप्रिसिएशन भी हमें चार्ज करना पड़ेगा, जिस तरह से भी, वेदर इट कुड बी WDV मेथड और सिंपल डेप्रिसिएशन मेथड, वो थोड़ा टेक्निकल है, बट फिलहाल आप इस तरह से समझे कि व्हाट कैन बी द इनफ्लोज एंड आउटफ्लो, व्हाट कैन बी द पॉइंट्स व्हिच वी विल हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन व्हाइल सॉल्विंग द कैपिटल बस्टिंग क्वेश्चन। तो इसलिए मैं आपको एक पूरा टाइम एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम शुरू कर रहे हैं। एसेट्स में आपने इन्वेस्ट किया, दे आर द फिक्स्ड एसेट्स, एंड वर्किंग कैपिटल में आपने इन्वेस्ट किया, तो ये दो होगा, और एसेट्स का डेप्रिसिएशन, वर्किंग कैपिटल का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता है। ठीक है ना? अब सब्सिक्वेंट ईयर्स जो होंगे आपके, in subsequent years what can be the different inflows and outflow? There are number of inflows and outflow, right? अब हो सकता है कि यहाँ पर कुछ inflows भी हो जाए अलग अलग टाइम पीरियड में, like it's a third year, this is the sixth year, right, and this one is the ninth year, right? आपको कुछ ना कुछ inflows हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप inflows होंगे, आपको inflow हुए, inflows inflow, और हो सकता है साथ में आपको कुछ आउटफ्लो भी हो, कोई दिक्कत थोड़ी है, आपको पैसा और चाहिए हो सकता है। It's quite possible in sixth year you might be need or you're infusing working capital, or you might be need to add one or more fixed asset in your business, so it's quite possible, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका अनकन्वेंशनल प्रोजेक्ट इस तरह से लग सकता है। ठीक है, now come to the point, very important point here. Now the last year which is known as a terminal year, what, मान लेते हैं 10वां साल है, terminal year, it is terminal year. Terminal year is a year which is the last year of a project. ठीक है, last year, it's a terminal, TIRMINA है, ए वो लग नहीं रहा है बट ए है, राइट? इट्स अ टर्मिनल ईयर। तो अब इस टर्मिनल ईयर्स में क्या क्या हैपनिंग हो सकती है, बिकॉज द टर्मिनल ईयर इज इट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स इनफ्लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं टर्मिनल ईयर, देयर आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। हो सकता है कि टर्मिनल ईयर में भी आपको कुछ इनफ्लो आ रहा हो, 10th ईयर में भी, कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअल, जिसे यूजुअल इनफ्लोज कह सकते हैं। Now look at this, when you are going to wind up your project in the very last year which is the terminal year, जो आपने एसेट बाय की थी, अब इस एसेट का आपको ध्यान में रखना है। आपने जो एसेट बाय की थी, अब आप देखिए नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या होंगी जब आपका बिजनेस बंद हो रहा है, नॉट बिजनेस बंद हो रहा है, प्रोजेक्ट, इट्स अ लॉन्ग टर्म, इट वाज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट अब बंद हो रहा है, तो जितनी भी एसेट्स यूज की गई थी इस बिजनेस में, अब उन एसेट्स को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा, तो एक तरह से उनकी सैल्वेज वैल्यू यूटिलाइज की जाएगी क्लास, यस और नो? यस सर। तो सैल्वेज वैल्यू भी एक तरह का आपका इन्फ्लो ही तो हुआ, पैसा आया है ना आपके पास, राइट? अब देखिए अब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस सैल्वेज वैल्यू देयर आर टू थिंग्स व्हाट वी डू व्हेन वी आर एम्प्लॉयिंग द डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट हियर। तो the written down value of the asset will be one thing and the salvage value of the asset is the second thing। यानी आप कंपेयर करते हैं ना कि भाई व्हाट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ दिस एसेट,
रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट एंड व्हाट इज द सैल्वेज वैल्यू ऑफ दिस एसेट? याद आ रहा है आप लोगों को? कुछ ऐसा हम करते थे अकाउंटिंग में। Yes, sir. Right. Now we can compare this written down value and the salvage value. So if you compare, so there is the possibility या तो written down value ज्यादा आ सकती है या salvage value ज्यादा आ सकती है। तो यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशंस भी अराइज हो जाएगी क्लास। yes or no? Yes, sir. Yes. So in case if the written down value is more than salvage value, it is the loss. It is a capital loss. Capital loss class. Yes, sir. Capital. और अगर ये सिचुएशन है, इट इज अ कैपिटल गेन सिचुएशन। कैपिटल गेन सिचुएशन। नाउ कम टू द पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कुछ लॉस हुआ और उससे आपको ऑब्वियसली अब आपको टैक्सेस पे नहीं करने इस पर, राइट? यहाँ पे टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। एक तरह से ये टैक्स शील्ड आपको मिल जाएगी भाई, क्योंकि नुकसान हुआ है ना, नुकसान पर तो आपको माइनस टैक्सेस पे करने होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस क्लास Yes, sir. माइनस टैक्सेस का मतलब सीधा सा होता है कि द लॉस फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विद इन ब्रैकेट लॉस, यानी आपका लॉस है, यानी कि यू कैन एडजस्ट दिस लॉसेस विद अदर कैपिटल एसेट्स इन योर बिजनेस। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो ये एक तरह से आपको टैक्स शील्ड ही तो प्रोवाइड करना है ना। अगर आपको कोई लॉस हुआ, उससे आपके इनफ्लोज दूसरे जो टैक्स पेमेंट है, मान लीजिए मेरी दूसरी मशीनरी थी, उसमें मुझे 10,000 का टैक्स देना था और इस पर मुझे 5,000 6,000 का टैक्स शील्ड मिल गई, यानी ये लॉसेस थे इसलिए मुझे 6,000 का यहाँ पर नुकसान हुआ टैक्सेस का। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? आई कैन एडजस्ट दिस 6,000 रुपीज लॉसेस विद माई 10,000 रुपीज टैक्स। ये सर नो? तो मुझे अल्टीमेटली 4,000 ही टैक्स देना पड़ेगा। Yes, लॉजिक sir. सिंपल है। तो यानी कि जो लॉसेस है ना आपके, लॉसेस आपको टैक्स शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए दीज लॉसेस विल बी कंसीडर एज इनफ्लोज। समझ आ रहा है? इन्हें इनफ्लो माना जाएगा। टैक्स लॉसेस की बात कर रहा हूँ, टैक्स लॉसेस की, नॉट दीज लॉसेस। इस लॉस की बात नहीं कर रहा मैं, टैक्स लॉसेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है? नाउ इन केस ऑफ कैपिटल गेन, आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा विच इज नोन एज कैपिटल गेन टैक्स। इट कुड बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, राइट? कैपिटल गेन टैक्स। अब आप टैक्सेस दे रहे हैं तो आप पेमेंट कर रहे हैं ना। अगर आप टैक्सेस दे रहे हैं, इस प्रॉफिट की वजह से आपको कुछ टैक्सेस देने पड़े, और टैक्सेस का मतलब देयर इज एन आउटफ्लो। तो अगर ऐसा कुछ केस होता है तो ये आउटफ्लो माना जाएगा। यस और नो क्लास? Yes. Yes. ठीक है? तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि लास्ट ईयर विच इज द टर्मिनल ईयर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें यही आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज देयर आर द इवेंट्स, because what you are doing, you are revving up your business and you are going, I mean you are closing up your project or the capital busting project। तो आपका जो कैपिटल बस्टिंग का जो प्रोजेक्ट है उसमें क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं? जैसे मैंने बताया, इनफ्लो, यूजुअल इनफ्लोज भी होंगे, वो हो गए। सैलवेज वैल्यू माइनस इनफ्लो, जो सैलवेज वैल्यू होते हैं वो तो इनफ्लो होता ही होता है। साथ में अगर उसका कोई प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट या लॉस हमें ऐड नहीं करना, हमें उसकी टैक्स शील्ड या टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऐड या माइनस करनी है। ठीक है? अब एक और पॉसिबिलिटी है। नाउ लुक एट दिस वर्किंग कैपिटल। आपने जो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल ऐड की थी ना, क्या आप इस वर्किंग कैपिटल को रिकवर नहीं करेंगे? क्योंकि अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हैं तो आप वर्किंग कैपिटल को रिकवर भी करेंगे। ये सुनो क्लास, Yes. Yes, sir. right? So what we are doing here is we are going to recover the working capital। तो नॉर्मली देखिए वर्किंग कैपिटल तो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकती है, बिकॉज इट इज जस्ट द थियोरेटिकल और द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द कैपिटल बस्टिंग। हम जो बुक्स में पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि जितनी वर्किंग कैपिटल ऊपर लगाई थी इतनी वर्किंग कैपिटल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे? वर्किंग कैपिटल रिकवर। वर्किंग कैपिटल रिकवर। Now look at this, ये भी क्या है? ये भी एक इनफ्लो ही है। Yes or no? It is an inflow, Yes, sir. right? So that's how a capital busting question may look like, right? तो ये तो बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि भाई बाकी वाले सालों में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपका इनिशियल ईयर है, इसे आप इनिशियल ईयर कह सकते हैं। और हैवी इनिशियल ईयर कहना तो क्या है? ये इनिशियल ईयर, इनिशियल ईयर दे आर, इसके बाद जितने भी ईयर्स हैं दे आर
subsequent years, yes or no class? Yes, sir. Yes, sir. They are subsequent years, or obviously any inflow or outflow of the subsequent years would be subsequent inflows and outflow. Initial year, initial inflows, inflow, outflow. Terminal year का जो होगा वो होगा टर्मिनल इनफ्लोज और आउटफ्लो। इसको क्वेश्चन को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, टर्मिनल इनफ्लोज और आउटफ्लो जो भी है। तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? सर जी बोलिए। सही, जो वर्किंग कैपिटल में जो इनिशियल ईयर में जो इन्वेस्ट किया है उसको थोड़ा आप समझा देंगे, मतलब क्यों कंसीडर किया हमने, प्रैक्टिकली कैसे, कोई एग्जांपल देके? हाँ हाँ, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। देखो मैं क्या ही बताऊँ, मैं आजकल एग्जाम्पल भी ऐसे ले रहा हूँ कि बच्चों को लगता है कि सर इज फोकसिंग ऑन दिस फास्ट फूड एंड ऑन ओनली। अगर बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है कि आपने मान लीजिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो आपको कुछ ना कुछ वर्किंग कैपिटल इन्फ्यूज करनी पड़ेगी उस बिजनेस में, राइट? भाई क्या एग्जाम्पल ले, मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आपने वही आपने एक हलवाई शॉप स्टार्ट की, और या आपने एक प्रोजेक्ट था आपका कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था, उसमें आपने आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपने रॉ मटेरियल इन्फ्यूज किया। आपका जो भी सामान था उस आई मीन रॉ मटेरियल कुड बी एनीथिंग, राइट? वो आपने इन्फ्यूज किया होगा उस बिजनेस को, क्योंकि विदाउट रॉ मटेरियल यू कैन नॉट रन योर बिजनेस। यस, क्लियर है? यस सर। ठीक है। जब आप बिजनेस को बंद करेंगे तो आपको नहीं लगता कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल बचा होगा? क्या जो आप बिजनेस बंद करें, ऐसा तो नहीं है कि आपका रॉ मटेरियल बिल्कुल ही ड्राइड अप हो जाएगा? ये सुनो, यस सर। so there is a possibility the working capital which we added in a very present year, in a very initial year, we are taking back that working capital। मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा शॉप कई सालों से एक जगह थी, वो चल रही थी, वो बंद हो गई, तो उनका जो सामान होता है वो क्या करते हैं, इनकी भी तो वैल्यू रियलाइज करते हैं ना वो, है ना? यस उसको सर। सेल्स करके रियलाइज करते हैं, या जिस भी तरह से वो रियलाइज करना चाहते हैं रियलाइज करते हैं। तो मैं उस वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. That's how capital busting decision may look like, and now we are going to solve this question, ठीक है? किस तरह से करते हैं? इसका एक फॉर्मूला है जो बुक्स में दिया गया है, तो मैं इस फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप बुक में पढ़ें और आपको लगे कि सर ने तो अलग चीज बताई है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। हाँ, तो फॉर्मूला इज, मैं सबसे पहले इनिशियल की बात कर रहा हूँ, राइट? इस क्लास इनिशियल कैश इनफ्लोज क्या क्या हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया इसमें भी कुछ टेक्निकलिटीज हो सकती हैं, राइट? तो इनिशियल कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, आउटफ्लो क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो कोई इनफ्लो होगा ही नहीं, यस और नो क्लास, है ना? फर्स्ट ईयर में कोई भी इनफ्लोज तो होने नहीं है, तो इट इज द इनफ्लो कैश, इनिशियल कैश आउटफ्लोज। अब क्या क्या हो सकते हैं? आप कह सकते हैं सर हमने मशीनरी बाय की होगी, तो कैन आई से दिस कॉस्ट ऑफ एसेट्स? यस सर। अब देखो इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, हल्का सा पॉइंट, कि क्या आपने इंस्टॉलेशन चार्ज दिया? इफ इंस्टॉलेशन चार्ज इज देयर, यस वी विल कंसीडर द इंश्योरेंस चार्ज एज वेल। इंस्टॉलेशन चार्ज ये तो हमें पता ही है ना, इंस्टॉलेशन चार्ज को हमने 12th क्लास में पढ़ा है, 11th क्लास में। इंस्टॉलेशन को भी हम एसेट्स का पार्ट मानते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूडेड द इंस्टॉलेशन कॉस्ट, राइट? नाउ अब मैंने क्या बताया, वर्किंग कैपिटल आपने ऐड की होगी, so I can also write increase or introduction of working capital, increasing working capital in a business। सही बात है बिल्कुल, राइट? इसके अलावा और बताइए। देखिए एक दो टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैंने अभी आपको एक सिंप्लीफाइड आइडिया दिया, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग द टेक्निकल पॉइंट्स। अब देखिए जो आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करे तो आपको पता लगा कि ना बिजनेस की एक पुरानी मशीन भी है आपके पास, देयर इज ओल्ड मशीनरी ऑफ योर बिजनेस, राइट? पुरानी मशीनरी है। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप पुरानी मशीन को बेच दें, क्योंकि देखिए क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि सिंस यू आर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट, अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम सर स्क्रैच। हाँ जी, सर, ये ICO क्या चीज है? बीच में अभी वॉइस ब्रेक हो गई।
ICO बच्चे इट्स इनिशियल कैश आउटफ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो, राइट। यानी कि प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो कैश आउटफ्लोज हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नाउ जब आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने देखा कि आपकी ना एक ओल्ड मशीनरी रखी हुई थी। अब आप क्या कर सकते हैं, इसे बेच सकते हैं, यस और नो क्लास, यस सर। राइट। अगर आप इसे बेचेंगे कुछ ना कुछ आपको सैलवेज वैल्यू मिलेगी, यस सर। क्योंकि आप उसको बेचकर कुछ सैलवेज वैल्यू इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये प्रोजेक्ट पर आपके आउटफ्लोज कम हो जाएंगे, ये सुनो। एक तरह से वो पैसा आपके बिजनेस में आ ही रहा है ना, अगर आपने ओल्ड मशीनरी को सेल कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन डिडक्ट इट, ये तो सारा खर्चा होगा, इसमें से मैं डिडक्ट कर रहा हूँ। क्या डिडक्ट कर रहा हूँ, सैलवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, सैलवेज वैल्यू ऑफ ओल्ड, समझ आया इस क्लास। यस। अब देखिए, अब ये भी हो सकता है ना उस मशीनरी पर कुछ प्रॉफिट हुआ होगा या नुकसान हुआ होगा, जैसे हमने नीचे देखा, द salvage value, the difference between the written down value and the salvage value provides us whether we had profit or losses on account of selling of that machinery, yes or no। यस सर। हाँ, सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो आपने टैक्स दिया होगा, राइट। और टैक्स दिया होगा तो वो क्या है, इनफ्लो है या आउटफ्लो है आपके लिए, आउटफ्लो। आउटफ्लो। तो ये ऐड होना चाहिए, ये सुनो, यस सर। ऐड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, हम मेंशन करेंगे टैक्स ऑन प्रॉफिट of what, old machinery, of old asset। but in case if it is a loss, तो और में करके मैंने लिख दिया या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो वो डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि टैक्स डिडक्टिबिलिटी आपको मिल गई। यस, टैक्स डिडक्टिबिलिटी आपको मिल गई, वो पैसा जा नहीं रहा है आपके बिजनेस से, जो पैसा जा रहा है उसको भी आप कम कर रहे हैं टैक्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन केस ये होगा टैक्स शील्ड, इसे कहा जाएगा टैक्स शील्ड ऑन अकाउंट ऑफ लॉसेस, old asset। Yes, class? Am I clear? यस सर। सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। कौन सी वाला? सर ये आपने माइनस क्यों किया टैक्स शीट को? ओके, ठीक है, तो ऐसे समझते हैं। बहुत सिंपल है, आपने ना इनकम टैक्स शायद अच्छे से पढ़ा नहीं है आप लोगों ने। अगर आप इनकम टैक्स अच्छे से पढ़ें तो आपको बहुत इजीली आइडिया लग सकता है कि मैंने इसे माइनस क्यों किया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो कोई बात नहीं, इसे हम एक बार देख लेते सर हैं। जी बोले। सर, हम तो सिर्फ आउटफ्लोज को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो ये इनफ्लो नहीं, बात का तो क्या ठीक है, रोल है इसमें? लेकिन एक पुरानी मशीनरी भी तो आपने बेची है ना, गेटिंग माय पॉइंट। भाई, हम तो नेट आउटफ्लो देख रहे हैं ना, ये जो इनफ्लो आ रहा है वो आपके इस बिजनेस से नहीं आ रहा है, ये इनफ्लो आपके कोई पुरानी मशीनरी थी, अब आपको वो बेचकर नई मशीनरी लानी पड़ती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इफ यू आर सेलिंग आउट द ओल्ड मशीनरी तो उससे भी तो कुछ इनफ्लो हुआ होगा, गेटिंग माय यस पॉइंट। यस तो उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर ऑलवेज मेड ऑन इंक्रीमेंटल डिसीजंस। इंक्रीमेंटल यानी उस डिसीजन की वजह से जो जो चेंज आएंगे ना, जो जो जहां जहां एंट्रीज पर इफेक्ट होगा, वो सारे डिसीजन हम कंसीडर करते हैं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज नोन एज सunk कॉस्ट। सunk कॉस्ट क्या होती है, जो कॉस्ट ऑलरेडी क्या होती है, कॉस्ट आ चुकी होती है, इनकर्ड हो चुकी होती है। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में वी डू नॉट कंसीडर दो sunk कॉस्ट, राइट, एक तरह से फिक्स कॉस्ट की तरह ही होती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, हम इंक्रीमेंटल डिसीजंस की बात कर रहे हैं। इंक्रीमेंटल का मतलब उस नए डिसीजन की वजह से जो जो करना पड़ा, वो सारी चीजें आपके उस नए डिसीजन में या तो ऐड होंगी या डिडक्ट होंगी। इज दैट क्लियर? यस। सर यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसीडर करेंगे, जो हमने अभी जो पुरानी मशीन थी वो बेची जो। हाँ देखो, पुरानी मशीनरी आपने बेची की क्योंकि आपने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, आपने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उससे आपको कुछ इनफ्लोज हुए। अब आप उस इनफ्लोज को उस बिजनेस में लगाएंगे, उस न्यू प्रोजेक्ट में लगाएंगे, न्यू कैपिटल बस्टिंग प्रोजेक्ट में लगाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, वेबिनार है वो मैं अटेंड करके छोड़ देता हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड दैट वेबिनार।
मेरी कम कैसे होगी इसकी आवाज? अच्छा, डिस्कनेक्ट ऑडियो कर दूं तो आवाज नहीं आएगी ना? इन केस इफ आई एम अटेंडिंग अ वेबिनार बट आई डोंट वांट टू लिसन, क्या करते हैं? सर ऑडियो ऑफ कर दीजिए। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट ऑडियो ना, अब किसी को पता तो नहीं लगेगा मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है? नो सर। हाँ फिर ठीक है, आप लोगों को तो काफी ज्यादा जानकारी होगी इन सब के बारे में। सर जूम पे होगा तो क्या? हाँ जी, जूम पे होगा तो पता। जूम पे होगा तो पता लग जाएगा। यस सर। अच्छा, फिर जूम पर ही गए, नहीं मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसे कर ही लेता हूँ। ठीक है। अब मैंने ना वॉइस कम कर दी है, तो अभी अच्छा काम हो गया। ठीक है। ना मैंने अपने फ्रेंड से बोल दिया है, मतलब आपकी एक मैम है, उनसे बोल दिया है कि वो नोट्स बना लें, जो भी वेबिनार के नोट्स हैं, देन शी विल शेयर इट विद मी। ओके। क्या पॉइंट था व्हाट आई वाज टेलिंग यू? हाँ जी। वो टेक्स्ट फील्ड वाला पॉइंट। हाँ yes। देखिए, एक मान लीजिए एक मशीनरी ए है, मशीन ए है, इसमें ना आपको कुछ लॉसेस हुए, इन्हें कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज लॉस। ठीक है, कितना हुआ मैं लिख रहा हूँ, वो हुआ आपको 20,000, ये लॉसेस। एंड देयर इज अनदर मशीनरी, मशीन नंबर बी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये प्रॉफिट, एंड आई मीन दे आर द पॉजिटिव्स, ये हुए 70,000। 20,000 का नुकसान है और 70,000 का गेन है। तो नॉर्मली जब आप टैक्स पे करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, आपने आपको याद होगा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड सेट ऑफ लॉसेस के बारे में, याद आ रहा है? यस सर। राइट। तो अब क्या होगा, जो 20,000 का लॉस है, क्या 70,000 से एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब आपको कितना टैक्स देना पड़ा, कितने पे टैक्स देना पड़ा? 50,000 पर, राइट? एंड assume tax rate was 20%, right? Now you're supposed to pay only 10,000 rupees tax. Yes or no? Yes or no? यस। Right. अगर आपको 70 पे देना पड़ता तो आपको 14,000 देना पड़ता, तो कहीं ना कहीं 4,000 का आपको टैक्स शील्ड मिला ना, टैक्स में बचत हो गई आपके। इस लॉस की वजह से टैक्स में बचत हुई या नहीं हुई? बताइए। यस। ये तो कोई मैं बहुत टेक्निकल चीज तो नहीं बता रहा हूँ, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट? अगर आपका ये प्रॉफिट होता 70,000 पर, तो आपको 14,000 का टैक्स देना पड़ता। सिंस यू हैड लॉस ऑफ 20,000 रुपीज, इसलिए वो सेट ऑफ एडजस्ट होकर आपको 10,000 का टैक्स देना पड़ रहा है। तो यानी आपका 4,000 का टैक्स डिडक्शन मिल गया, आपको टैक्स की बचत हो गई इस लॉस की वजह से। ये सुन लो, यस। जितने लोग हैं सबको समझ आ रहा है? जिसने क्वेश्चन पूछा था, किसने हाँ पूछा सर, था आ रहा है ये? समझ में। अच्छा, आपने पूछा था, ठीक है। अब बाकी लोगों को भी क्लियर है, राइट? यस क्लास? यस सर, यस सर। यस सर। राइट, गुड। तो इसे टैक्स शील्ड कहा जाता है, दिस इज अ टैक्स शील्ड। अब डायरेक्ट निकाल लो इस लॉस की, भाई 20% टैक्स है तो कितना बचाया होगा? एट द रेट 20%, 4,000 बचाया होगा टैक्स, विच इज नथिंग बट, ये हमारे 4,000 जाने से रुक गए, राइट? तो एक तरह से जो चीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा यही कहती है कि जो पैसा नहीं गया, ये पैसा आया भी नहीं है लेकिन गया भी नहीं है, तो इट इज ऑल्सो इन इनफ्लो। ये सुन लो, इनफ्लो ही तो माना जाएगा ना इसे, यस। राइट? सिंपल सी बात है, दिस इज समथिंग अ टैक्स शीट। ठीक है। दिव्यांशु, आई थिंक ही वाज देयर इन द क्लास, राइट? दिव्यांशु, यस सर। ठीक है ना? ठीक है। तो दिस इज समथिंग द इनिशियल कैश आउटफ्लो, एंड आई होप दिस फॉर्मूला इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस, राइट? ठीक है, यस सर। राइट, गुड। अब हम देखते हैं डेप्रिसिएशन कैसे किया जाएगा। देखो, मैं आपको ना डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा देता हूँ, ठीक है? एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे मैं आपको कुछ टेक्निकलिटीज भी समझा दूंगा, ठीक है? तो एक क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन।
एक बार वो समझ लो। अच्छा, इन केस इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। ओके फाइन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको मैं साथ ही समझाऊंगा आपको। The following information is available with respect to the revenue and expenditure of X Limited. And there are some informations. We have this information of revenue. Revenue of rupees 40 lakh, 40 L is 40 lakh, and we have expenses information as well. We have 20 lakh expenses. We have, उन्होंने सीधा बताया कि we have EBIT. ये EBIT है, earning before interest and taxes, and this is 20 lakh. ठीक है, 20 lakh का ये। Now, obviously 20 लाख में आप क्या करेंगे, आपको याद होगा आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। लिसन क्लास, डेप्रिसिएशन। अब आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो इसमें डेप्रिसिएशन मान लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, तो मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द डेप्रिसिएशन 13,50,000, 13,15,000 इज द डेप्रिसिएशन। ठीक है, नाउ आपके पास आएगा EBIT। अब आपके पास ओरिजिनल EBIT आएगा, अर्लियर इट वाज EDBIT, राइट, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर depreciation, interest and taxes. Now we have earning before interest and taxes. Yes class? तो 6.5 लाख इज EBIT। ठीक है, अब आप इस पे टैक्स लगा रहे हैं, टैक्स मान लेते हैं कि ये फॉरेन कंपनी है एंड 40% इज द टैक्स रेट, तो 40% कितना हो जाएगा, 2.6 लाख ना, 2.6 लाख इज द टैक्स। आपके पास क्या आया, आपके पास आया इंटरेस्ट, कुछ था नहीं, यानी कोई डेट मनी नहीं थी बिजनेस में, तो नाउ वी हैव पैट व्हिच इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना हुआ, 3,90,000, 3,90,000 is PAT. Now look at this, we have 3,90,000 is PAT, but it is the accounting profit class, yes or no? 3,90,000 is nothing but the accounting profit. Yes. भाई सबको समझ आ रहा है, मैंने कुछ अलग तो नहीं Yes. किया है ना? ये ऐसे ही करते हैं, रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, ऑल्दो इसे करने को तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर EBIT आ जाएगा, बट इन्होंने सिंपलीफाइड वे में बताया कि वी हैव रेवेन्यू एंड दीस आर द एक्सपेंडिचर एंड वी हैव डिडक्टेड दीस एक्सपेंडिचर, सो वी हैव द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ₹3,90,000। बट कल वाली क्लास में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, हम इनफ्लोज पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ना कि हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को एनालिसिस करते हैं। दिस इज समथिंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट, यस और नो क्लास? ये तो एग्री हैं आप लोग? दिस इज द अकाउंटिंग प्रॉफिट। Yes. ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। लेकिन अगर आप इनफ्लोज के हिसाब से देखें तो आप मुझे कोई ऐसी आइटम यहाँ पे बता सकते हैं जो ऑल्दो डिडक्ट हुई है लेकिन वो नॉन कैश एक्टिविटी थी या नॉन कैश आइटम थी? डेप्रिसिएशन। Depreciation. डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो हमने 13.5 लाख का माइनस किया, ये क्वेश्चन यहाँ पे उठना चाहिए कि 13.5 लाख का डेप्रिसिएशन हमने क्यों माइनस किया। देखिए, डेप्रिसिएशन एक आपको टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड करता है, और आपको दिख भी रहा होगा टैक्स डिडक्शन कैसे मिल रहा है, दिख रहा है? यस सर। देखो, डेप्रिसिएशन ऑलवेज प्रोवाइड द टैक्स डिडक्शन टू द कंपनी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे माइनस करते हैं ना तो आपको उतना ही 13.5 लाख मल्टीप्लाई 40%, तो उतना टैक्स आपका बच गया, राइट? तो इसलिए पहले हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द टैक्स बेनिफिट्स, और उसके बाद सिंस वी आर यूजिंग द इनफ्लोज इंफॉर्मेशन, वी आर नॉट लुकिंग एट द प्रॉफिट साइड, वी आर लुकिंग एट द इनफ्लोज। तो इनफ्लोज के हिसाब से तो नॉन कैश एक्टिविटी को तो ऐड करना चाहिए क्योंकि वो ऊपर माइनस हुई है, ऐसा नो क्लास? तो 13.5 लाख ये ऐड हो जाएंगे। देखो, ऐड इसलिए हुए क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन आपको कोई कैश नहीं था, ठीक है, आपको कोई कैश बाहर नहीं गया आपके बिजनेस से, आपने तो जबरदस्ती उसे माइनस कर दिया, ठीक है, बेस्ड ऑन एक्यूरेट कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस और द डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस। बट इनफ्लोज और आउटफ्लो अप्रोच क्या कहती है, जो पैसा खर्च हुआ या जो पैसा आया, राइट, उसकी आप इंफॉर्मेशन दो। तो आपके इनफ्लोज अब कितने बन गए? 13, 3, 16, 17 लाख, 70 lakh. right? So they are your inflows, they are the inflows.
सर ये जो 390 की अमाउंट है ना, हाँ जी 390 की जो अमाउंट है, इसमें से इंटरेस्ट और लेस नहीं करेंगे क्या अपन? भाई, इंटरेस्ट जरूरी नहीं है ना कि इंटरेस्ट आपके बिजनेस में हो सकता है, डेट मनी ना हो, करने को कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर नो जी सर। भाई, आपके अगर बिजनेस में डेट मनी नहीं है, आपने उधार नहीं लिया, तो आप इंटरेस्ट थोड़ी पे करेंगे, राइट? इंटरेस्ट अगर पे कर रहे हैं तो उसे माइनस कर दो, लेकिन इंटरेस्ट नीचे जाके एडेड नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट इज अ कैश आइटम, राइट? तो यस इंटरेस्ट को आपने एक्चुअल पे किया। डेप्रिसिएशन, सिंस डेप्रिसिएशन वाज अ नॉन कैश आइटम, देयरफॉर वी एडेड बैक just to get the tax reduction we earlier added, and now we have taken into consideration. Now the inflows are 17,40,000. I hope this idea is clear to all of us, right? यस। सर यस हाँ हाँ, बोलिए वन बाय वन जी। सर मेरे को मतलब जानना था बस, मतलब बस टैक्स बचाने के लिए हमने वो डेप्रिसिएशन माइनस किया। हाँ, तो यही होता है डेप्रिसिएशन का मेन। आपको क्या लगता है? देखिए, अभी तक जो हम अकाउंटिंग पढ़ते आए हैं ना, अकाउंटिंग में हम डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बोल बोल के उसे निकाल देते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन का मेन बेनिफिट ही होता है टैक्स डिडक्शन। इसलिए आपने सुना होगा, दे आर द कंपनी, फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपनी एंड कंपनी वांट्स टू एस्टैब्लिश देयर प्लांट इन अ रिमोट एरिया। गवर्नमेंट पता है क्या कहती है वहाँ पे? गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप क्या करो ना, आप पहले साल ही, क्योंकि आप रिमोट एरिया में बिजनेस लगा रहे हो, तो हम आपको कुछ क्या देंगे, इंसेंटिव्स देंगे। इंसेंटिव देने के लिए हम क्या करते सब्सिडीज वगैरह। हैं? हाँ ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कहती है, सब्सिडी डायरेक्ट नहीं देती। गवर्नमेंट बोलते हैं कि अपना फर्स्ट ईयर में ही 100% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। जस्ट अज्यूम, अगर आप फर्स्ट ईयर में 100% अपनी मशीनरीज का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे, तो आपके प्रॉफिट्स कहाँ आएंगे? प्रॉफिट्स तो काफी कम हो जाएंगे ना आपके। यस और नो? यस यस तो ध्यान रखना, depreciation is a tax reduction source. That's why some company, what they do, they charge higher depreciation, right? Sometimes they use the depreciation in a way that their profit liability are deflated. ठीक है? तो ये एक ऐसा डेप्रिसिएशन है, एक ऐसा पॉइंट है जिसे कंपनी अपने लेवल पे ट्विक भी करती है, और गवर्नमेंट भी उस हिसाब से, गवर्नमेंट इन सम केसेस दे प्रोवाइड द टैक्स डिडक्शंस। वो कहते हैं कि सारा का सारा डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर में चार्ज कर दो। तो सारा का सारा फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, तो आपको कुछ प्रॉफिट ही नहीं बचेगा, और इनिशियल ईयर में आपके कुछ प्रॉफिट्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो होगा। ये सुनो, एक तरह का आपको टैक्स इंसेंटिव है। एम आई क्लियर? यस सर। यस ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनकम टैक्स में नॉर्मली वी डू दिस। तो ऑनलाइन की वजह से देखो कितना आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, या आपको जो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, आपको ऑनलाइन की वजह से वो कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। इनकम टैक्स के ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे। अगर आपने सेक्शन 80 किया था, 80C टू 80U, लास्ट ईयर बस पढ़ाई ऐसी ही हुई थी, ऐसे कुछ इफेक्टिव नहीं हुई थी पढ़ाई। आई अंडरस्टैंड, वो टाइम ही ऐसा था, मतलब काफी अजीब सा टाइम था, तो उसमें तो मैं भी नहीं पढ़ा पा रहा था, बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो थोड़ा ऑनलाइन के कुछ नुकसान है, और खासकर टेक्स्ट जैसे सब्जेक्ट में नुकसान बहुत अच्छे नहीं है। बाकी सब्जेक्ट को तो मैं फिर भी कंसीडर कर सकता हूँ, भाई थियरी सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं। टेक्स्ट तो आपके लाइफ टाइम पूरा काम आना है। वो टेक्स्ट ऐसा सब्जेक्ट है जो आप दोबारा पढ़ेंगे भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। अगर आपने एक बार ग्रेजुएशन में पढ़ लिया, तो आगे जाके आप कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ते हैं, टैक्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं, बट दिस सब्जेक्ट, द इनकम टैक्स, विल नॉट बी ऑफर्ड टू यू इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन। मुझे तो जितना पता है, डीयू से आप करें खासकर, तो नहीं मिलेगा आपको ऑप्शन इसका। ठीक है, थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कोशिश कीजिए और समझने की चीजें। नाउ वी हैव गॉट दिस क्लैरिटी। ठीक है, एक सेकंड, मेरा मोबाइल को वहां रख आता हूँ, डिस्टर्बेंस हो रही है ज्यादा। दूसरे रूम में रखकर आता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। यस, अब ठीक है, अब शांति हो गई है। हाँ जी, बोलिए। सर निखिल डिस्कनेक्ट हो गया है, तो वो मैसेज कर रहा है कि सर को बोलना एडमिट कर। कहाँ है निखिल? एडमिट हो गए हैं, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल से सारा समझा है कि किस तरह से हमें कंसीडर करना है, और डेप्रिसिएशन को किस तरह से हमें यूज करना है। ठीक है,
हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमने क्या सीखा अभी, जस्ट हमने इनिशियल कैश आउटफ्लोज के बारे में बात की, इनिशियल कैश आउटफ्लोज के बारे में बात की, कैसे आता है, राइट। अब मैं आपको टर्मिनल कैश आउटफ्लो के का फॉर्मूला बताऊंगा, टर्मिनल आउटफ्लो का। ऑल्दो मैं बता चुका हूँ बट आपको थोड़ा सा लॉजिक से तो मैं आपको क्लियर कर ही चुका हूँ, बट एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। सो व्हाट आई कैन राइट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश CFA, आगे से हम इस टर्म को यूज करेंगे CFAT, विच इज द कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑफ विच ईयर, ऑफ टर्मिनल ईयर। टर्मिनल का मतलब समझ आया सबको? यस सर। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, लास्ट पॉइंट, ठीक है। तो इसलिए जो बस टर्मिनल होता है, आई होप यू हैव गॉट द आइडिया कि उनका टर्मिनल नाम क्यों होता है, दिस इज द लास्ट पॉइंट। तो टर्मिनल का मतलब लास्ट ईयर का, लास्ट पॉइंट का आपका जो भी इनफ्लोज है उसकी बात हम कर रहे हैं, इनफ्लो या आउटफ्लो जो भी, ठीक है। CFAT यूजुअल जो आपको बिजनेस से हुआ होगा, मान लीजिए लास्ट ईयर में भी आपको इतना इनफ्लो हो रहा हो, राइट, 7,40,000 का, सुनो क्लास। यस सर। तो इसे आप क्या कहेंगे, यूजुअल। यूजुअल का मतलब कि भाई आखिरी साल में भी आपको इतना इनफ्लो हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, CFT एज यूजुअल, एज यूजुअल। कोई दिक्कत किसी को? नहीं? नो। अच्छा, सैल्वेज वैल्यू को ऐड करेंगे या डिडक्ट करेंगे? ऐड करेंगे। बताओ, मैं लिखने के बाद पूछ रहा हूँ, पहले मुझे पूछना चाहिए था ना, तो आपको पता ही लग गया होगा, ऐड करेंगे। यस, ऐड करेंगे। सैल्वेज वैल्यू इज समथिंग विच इज द इनफ्लोज, तो भाई इनफ्लो में इनफ्लो ऐड ही होना चाहिए ना। अब हम, अच्छा आप ये बताओ, टैक्स को माइनस करेंगे, टैक्स को माइनस करेंगे अगर आपके प्रॉफिट्स हुए हैं, या ऐड करेंगे? माइनस करेंगे। टैक्सेस को, यस, अगर प्रॉफिट्स हुए हैं, वेरी गुड। टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ, किस अकाउंट पर? टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटल गेन प्रॉफिट। यस। यस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। भाई सब एग्री है इस पॉइंट से? यस यस। हाँ, और में करके मैं इसको अदरवाइज प्लस कर देता हूँ, अगर लॉसेस होंगे तो टैक्स शील्ड मिल जाएगा आपको, जो मैंने आपको एग्जांपल से बताया, ठीक है। अगर आपके पास बताइए, अगर वर्किंग कैपिटल रिलीज होगी लास्ट ईयर में, उसका क्या करना है, ऐड। ऐड करेंगे, राइट। तो वर्किंग कैपिटल रिलीज हुई है क्योंकि आपका ये, देखो अभी टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया, क्योंकि पहले तो आप ये समझो ना कि आपके इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैसे डिसाइड करते हैं, उसी के बाद तो हम टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे ना क्लास। यस, अभी तो हम ये समझते हैं कि भाई आउटफ्लो एंड इनफ्लोज को कैसे डिसाइड किया जाता है। वर्किंग कैपिटल रिलीज, वो रिलीज हो गई है बिजनेस से, ठीक है, वो ऐड कर देंगे। तो दिस इज समथिंग द कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। आई होप द टर्मिनल ईयर वाला भी क्लियर हो गया, राइट। यस। ठीक है ना। कुछ रूल्स हैं डेप्रिसिएशन को लेकर, और थोड़े से एक इनकम टैक्स का रूल है बेसिकली, मैं वो भी आपको क्लियर कर दूं। इसे हमने PGBP चैप्टर में पढ़ा था, राइट। सिंगल एसेट्स या ब्लॉक ऑफ एसेट्स का रूल होता है। देखिए नॉर्मल रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास एक सिंगल एसेट थी, सिंगल एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट नहीं, मैं सिंगल एसेट की बात कर रहा हूँ। तो सिंगल एसेट के केस में PGP वाले चैप्टर में हमने ये देखा था कि इन केस ऑफ सिंगल एसेट, डेप्रिसिएशन of terminal year, depreciation of what, terminal year is not considered, is not considered, वो नहीं कंसीडर किया जाता। लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कंसीडर नहीं किया जाता इन केस ऑफ सिंगल एसेट, राइट। यानी आपकी, मान लीजिए आपने एक मशीनरी लगाई और आपकी 5 साल चली वो मशीनरी, सिंस द मशीनरी वाज अ सिंगल एसेट, इट वाज नॉट द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, तो क्या होगा, आप सिर्फ 4 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ना कि 5 साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, एज पर इनकम टैक्स 1961। समझ आया क्लास, रूल समझ आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस। यस। हाँ। लेकिन इन केस ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, इन केस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, आप लास्ट ईयर का भी लगाते हैं डेप्रिसिएशन। ये हम इनकम टैक्स में पढ़ते हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी मैंने अपने स्टूडेंट्स को कराया था ये वाला पार्ट। थोड़ा सा मुश्किल रहता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स को समझना, बट ये चीज लास्ट ईयर में आप नहीं लेते,
ब्लॉक ऑफ एसेट्स के केस में आप लास्ट ईयर का भी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, राइट। तो दिस इज समथिंग द CFAT, यानी इस पर भी आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा अगर ऐसा कुछ होगा? यस और नो क्लास? पड़ेगा सर। पड़ेगा ऑब्वियसली पड़ेगा। और लास्ट ईयर के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, सैलरीज वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और प्रॉफिट्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं, बिकॉज यू आर चार्जिंग लेस डेप्रिसिएशन, राइट। सिंस यू आर चार्जिंग द लेस डेप्रिसिएशन, तो कहीं ना कहीं इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है ज्यादा आएगी एसेट की। सुनो क्लास, यस सर। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, लेकिन आपको किस तरह से करना है एग्जाम में? एग्जाम में आपको बोला जाएगा कि क्या इनकम टैक्स का रूल अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। तो इफ दे से कि इनकम टैक्स रूल इज एप्लीकेबल, इसका मतलब आप लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। इफ दे से इनकम टैक्स रूल इज एप्लीकेबल, एग्जाम में ऐसे ही आता है क्वेश्चन। इफ दे से देन यू वॉन्ट कंसिडर द लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन। 5 साल का है तो 4 का करेंगे, 10 का है तो 9 का करेंगे। बट अगर नहीं कहा गया कुछ, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आप क्या करेंगे? अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है वो। इस क्लास किसको कोई दिक्कत? नो। राइट, वेरी गुड। तो ये आपका सारा का सारा थियोरेटिकल बैकग्राउंड मैंने आपको बताया। सबको क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? एवरीथिंग? यस। यस। वेरी गुड। अब हम न्यूमेरिकल देख लें। 2 न्यूमेरिकल देखेंगे आज, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल हैं। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं न्यूमेरिकल को अगली क्लास के लिए पोस्टपोन करूंगा तो थोड़ा सा फिर वो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, और कल वैसे भी छुट्टी है, फिर परसों क्लास है, राइट। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि इसलिए आज ही हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग कितने लोगों को क्लास में? देर आर 12 बच्चे हैं बस। एक एक अभी चला गया। यस, निखिल, प्रयोति, मनीष, रचना। Yes, sir. हाँ जी, यस। समझ आ रहा है रचना? Yes, sir. आई थिंक आप रेगुलर क्लास लेते हैं, तो प्लीज आंसर भी किया कीजिए क्लास में, ठीक है। Yes, sir. अमन, अमन, हाँ जी अमन, यस सर। समझ आ रहा है? जी जी सर, बिल्कुल। हाँ। मिस आशीजा। यस सर। ओके, गुड गुड। देखिए, अगर आप लोग रेगुलर क्लास लेते हैं तो आई डू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रेगुलर स्टूडेंट कि वो क्लास में थोड़ा सा पार्टिसिपेट भी करे, बिकॉज मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है व्हेन स्टूडेंट आंसर। मैं अपने लैपटॉप को नहीं पढ़ा रहा। क्या पढ़ा रही हूँ? ओके, क्यों? ठीक है, फाइन। सो सतीश, संजय, तान्या। ओके, संजय प्रेजेंट। हाँ जी संजय बोलिए। संजय प्रेजेंट सर। हाँ, नहीं प्रेजेंट तो हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर आ रहा है। हाँ, तान्या। Sir, actually, I'm not regular one, so I'll try to be regular now from now on. हाँ, ट्राई टू बी रेगुलर इन क्लास बच्चे। अगर आप रेगुलर Yes. नहीं होंगे तो कैसे समझ आएगा? So I was having network issues earlier, so I fixed it. ओके, गुड, फाइन। आदित्य एंड आयुषी, यस सर। बच्चे आप भी रेगुलर नहीं हो? नो सर। कैसे अब फिर कैसे समझोगे, कैसे क्लियर करोगे अपने कॉन्सेप्ट्स को? सर एक्चुअली 2-3 क्लास नहीं ली पहले वाली। और आई बिलीव आज की क्लास को मैंने इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं ली है तो आपको समझ आ जाना चाहिए, राइट। यस सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा ओके, हाँ। देखो, अब यहाँ पे ना आप लोगों की ही अकाउंटेबिलिटी है, बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि सर लास्ट क्लास में नहीं आया था, एंड व्हेन स्टूडेंट से कि सर लास्ट क्लास में नहीं आया था, इसका मतलब यू मे आस्क द रिकॉर्डिंग्स, राइट। इफ यू पीपल डू नॉट इवन आस्क फॉर द रिकॉर्डिंग्स, तो इसका मतलब आप पढ़ना नहीं चाहते, है ना। यही चीज है फिर। तो अगर आप नहीं आए थे और आपको लगता है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं अभी तक, आज ये 11वीं या 12वीं क्लास है, तो आप लोग कर सकते हैं बच्चे, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। और ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि आप अपना इसमें करियर बना सकते हैं आगे, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आप फाइनेंस में जाना चाहेंगे। और बोला ये जाता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए 2 सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकम टैक्स और फाइनेंस।
और इनकम टैक्स और फाइनेंस ही अगर आपका अच्छा नहीं है ना, तो फिर आपने कॉमर्स पढ़ी है नहीं पढ़ी है एक ही बात है फिर। ठीक है। बाकी कौन एडवर्टीजमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछ रहा है। और यू ऑल नो ना कि हमारी बुक्स कैसी हैं, द वे आई मीन जो हमारी बुक्स हैं कितनी थियोरेटिकल बुक्स होती है। एंटरप्रेन्योर की एक से एक बुक है, बट वो गिवन डीयू में अगर कोई टीचर ये भी कहे कि हम ये बच्चों को रेफर करना चाहते हैं तो साथ वाले कोलिग्स हंसते हैं, अरे ये बुक्स पढ़ा के बच्चों को कहाँ भेजना है, करा दो, सिलेबस ही तो खत्म कराना है। तो ये मेंटेलिटी से हमें थोड़ा बाहर निकलना है। और हर सब्जेक्ट में तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हैं, देखिए 20 या 25 अगर आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, कोई भी हर किसी में एक्सेल नहीं हो सकता। और मैं भी सिर्फ 2 या 3 सब्जेक्ट को ही अच्छे से पढ़ा पाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में मेरा हाथ तंग है, क्योंकि वो मेरे स्पेशलाइजेशन नहीं रहे। और स्पेशलाइजेशन बनाने में 3 या 4 साल लगते हैं, है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि आप लोग भी अपना भी इस तरह से टेम्परामेंट लेके चलिए कि अगर आपके 20 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो 2 या 3 सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड हो, एटलीस्ट यू कैन यूटिलाइज दोज। अभी you know the situation, how situation is grave, so grave in the employment market। अभी हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कुछ पर्पस के लिए, नैक के लिए। पिछले 5 साल में जितने बच्चों का डेटा कलेक्ट हुआ है, यू वोंट बिलीव 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो 2017 में पास आउट हो चुके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यानी आपसे 5 साल सीनियर जो लोग हैं, उसमें से भी मोस्ट ऑफ दे आर अनएम्प्लॉयड। या कर रहे हैं तो अभी तक सीए ही करते जा रहे हैं, कर रहे हैं तो एमबीए ही करते जा रहे हैं। तो आप देखिए सिचुएशन सच में इतनी आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहता एक दो स्टूडेंट को हर कोई अच्छा कर लेता है। मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा था, मेरी क्लास में 50 में से 35 बच्चे फेल थे। आई वॉज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल, एंड ऑल्दो द स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा आता था, बट मेरे टाइम क्या हुआ, सेंटर अलग जगह पड़ गया, डीपीएस में पड़ गया, एंड द होल सिचुएशन वाज चेंज। 35 to 36, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट इतने बच्चे फेल थे। वहां से मैंने भी कर लिया कुछ ना कुछ। आई मीन आई वाज वन ऑफ द टॉपर ऑफ माय स्कूल, दैट्स व्हाई आई गॉट एडमिशन इन रेगुलर कॉलेज। हर कोई एक आधा बच्चा तो कर लेता है अच्छा, लेकिन आपको अपने बारे में सोचना है ना। वो आप एक आधा बनना चाहते हो उस भीड़ में, या वो भीड़ बनना चाहते हो, या आपको डिसाइड करना है। बच्चे सच में सिचुएशन खराब है, एंड इट्स माय जॉब इफ आई एम टीचिंग यू, तो मैं आपको रियलिटी भी बताऊं। और खासकर प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बट बीकॉम प्रोग्राम के बेस पर बहुत मुश्किलें आती हैं आगे। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा तो करना होगा ना जिससे आप भीड़ से अलग लगे। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भीड़ का हिस्सा करोड़ों लोग घूम रहे हैं इस देश में, ना तो इस देश की सरकार को कोई चिंता है, और मुझे लगता है जो लोग घूम रहे हैं उनको भी चिंता नहीं है। दे आर मोर फोकस्ड की ऑन देयर रिलीजन स्टफ्स, एंड वी ऑल नो हाउ गवर्नमेंट दे मैनिपुलेटर्स। आई होप आप लोग थोड़ा सा अपने करियर को लेके सीरियस होंगे, और हो जाइए अगर अभी तक नहीं है, आपके पास अभी भी काफी वक्त है। ग्रेजुएशन का जब तक प्रोटेक्शन है, उसके बाद ना रियल वर्ल्ड सामने आने लगता है तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। जस्ट माई रिक्वेस्ट ओनली, ये तो देखिए मेरा भी 4th ईयर है, मैं भी अपने करियर के बहुत इनिशियल ईयर में हूँ, बट लकीली आई फॉलोड माई पैशन, और मैं आज वो कर रहा हूँ जिसमें मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो ठीक है, somehow आई एम लिटिल बिट सक्सेसफुल, आई कैन से कि हाँ मैंने जो करना था वो कर लिया। आप लोग भी कुछ ऐसा सोचिए अपने बारे में, और यही टाइम है सोचने का। आजकल की दुनिया इतनी फास्ट है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे अभी से उनको आइडिया है कि हमारे करियर के बारे में हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आई बिलीव अगर आपसे इसको 1% भी इस बात से अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ डायरेक्शन मिला हो, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। इट्स जस्ट नॉट अ लेक्चर, और मेरा काम नहीं है, देखो मैं वो टीचिंग नहीं कर सकता। मैं क्लास में आया, मैंने खत्म की, बच्चे आंसर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये मेरा खुद के अंदर से नहीं आता। आप लोगों का करियर बन रहा है नहीं बन रहा, मुझे उस चीज के ज्यादा कंसर्न है, ना कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने लोग आते हैं क्लास के अंदर। एटलीस्ट मेक 2 or 3 सब्जेक्ट्स जो आपके एक्सपर्टाइज होगी, हाँ यार ये तो हमने कर लिया, अब इसमें मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के बारे में आगे जानना है, नहीं करना, है ना। एम आई क्लियर क्लास? थोड़ा सा करियर के बारे में भी सोचिए, थोड़ा सा।
यस सिचुएशन देखिए इतनी आसान नहीं है, आप लोग भी शायद जानते होंगे। एनीवे, यस आगे हम क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, प्लीज यू मे आस्क इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ यू। No. नो सर नहीं, ठीक है, अगर होगी तो इस न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगी। So we have a situation, and the situation is cost of machinery is given, right? Salvage value and the tax rate is also given. Life of machinery is also there in the book. Installation cost भी दिया गया है। Sales price per unit, जो उससे सामान बनेगा वो दिया गया है। Expected annual sales दी गई है, variable cost दी गई है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये बीकॉम DU 2011 में आया, ठीक है, यानी कि 2009 वाले बैच में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। Depreciation is charged on straight line basis. Further assume that the depreciation is provided till the last year and the rule of income tax does not apply. यानी बोल दिया गया है कि इनकम टैक्स का रूल अप्लाई नहीं होता, यानी आप 5 साल के 5 साल का डेप्रिसिएशन लेंगे। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन इज कॉस्ट ऑफ मशीनरी। Cost of machinery is given कितना है, 5,25,000। We have salvage value दी गई है। It is 30,000 is the salvage value। Installation cost भी दिया गया है, ऑब्वियसली ये आपकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी में ऐड हो जाएगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट। विच इज 5,000 इंस्टॉलेशन में लगे। सेल्स प्राइस पर यूनिट, सेल्स प्राइस per unit is ₹40। Expected annual sales which is 10,000 units in। We have we have variable cost as well, which is rupees 16 per unit। क्वेश्चन इतना है और डेप्रिसिएशन SLM पर होगा, तो यानी क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है हमारे लिए। डेप्रिसिएशन स्टेट लाइन मेथड पर होगा और इनकम टैक्स रूल नॉट अप्लाई, यानी डेप्रिसिएशन पूरे 5 साल का। क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन। यस सर ओके फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे करें? तो पहले तो चीज निकाल देंगे टोटल, क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी पहले, कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी, ठीक है, फिर उसमें से सर क्या वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे आप। सर पहले सेल्स नहीं आएगी ऊपर ही ऊपर? हाँ, और क्या, कॉस्ट ऑफ मशीनरी में से वेरिएबल कॉस्ट कैसे माइनस करोगे? हाँ जी बोलिए। सर कह रहा हूँ पहले सेल्स नहीं आएगी ऊपर, उसके बाद में जो एक्सपेंसेस होंगे वो लेस होंगे। देखिए, आप ना क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने समझाया उसी तरह से करना है। आपको याद होगा कैपिटल बस्टिंग क्वेश्चन को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अभी क्या हिस्से थे वो? इनिशियल Cash inflow outflow, इनिशियल कैश आउटफ्लो,
मैंने आईसीओ की बात की, सब्सिक्वेंट कैश आउटफ्लो और इनफ्लो, ये सुनो क्लास, ये तो बताया था मैंने। उसके बाद मैंने क्या Yes, बात की, टर्मिनल की बात की थी। तो इस तरह से आपको समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आईसीओ की बात करूं विच इज द इनिशियल कैश आउटफ्लो, आप वो मुझे बताएं इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश फ्लो आउटपुट 5,30,000 है। कितना? 5,30,000. यस, कॉस्ट ऑफ मशीनरी प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, यानी 5,30,000 की आपने मशीनरी लगाई। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप क्या करेंगे? So then इसके अलावा और कुछ? Variable cost. Okay, नहीं fine. सर, वो तो अच्छा, ये आपका सिर्फ इनिशियल कैश आउटफ्लो है, यानी जो आपने मशीनरी की। ठीक, अब हम बात करते हैं जो आपके सब्सिक्वेंट हुए। ठीक है, आपको समझना क्वेश्चन किस तरह से जरूरी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने मशीनरी ही तो बाय की होगी ना क्लास, यस और नो? Yes. रेवेन्यू आपको कब से मिलना शुरू हुआ होगा? इट्स अ प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम। रेवेन्यू तो आपको फर्स्ट ईयर से मिलना शुरू हुआ होगा, ये तो क्लियर है ना बात? Yes. राइट, तो वो आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो में नहीं आएगा, वो सब्सिक्वेंट में आएगा। आई एम क्लियर हियर? तो बताइए, यस Yes. सर क्लियर। थोड़ा सा एक्टिव रहिए। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हम देख रहे हैं आगे सेल्स रिवेन्यू, अब हम सेल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सेल्स बताइए कितनी में? 40 रुपी पर यूनिट, 10,000 यूनिट्स टोटल। तो टोटल कितना सेल्स हुआ? 4 लाख। 4 lakh. टोटल सेल्स इज ऑफ रुपीज 4 लाख। नाउ यू कैन डिडक्ट व्हाट? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज 16 रुपीज पर यूनिट, 10,000 यूनिट टोटल, कितना? 1,60,000। यस सर। अर्निंग बिफोर depreciation, interest and taxes, yes or no? EBDIT, यस सर। यस सर। which is 2,40,000। यस सर। अब आप क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। नाउ नाउ अब आपको खुद समझ आ गया होगा कि अब आपका अगला स्टेप क्या है। क्या आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर पाए अभी तक? बताइए। सर लाइफ ऑफ द मशीन को पता ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैंने नहीं बताया। ओके फाइन। नहीं सर, लाइफ लाइफ ऑफ मशीनरी इज, लाइफ इज 5 ईयर, 5 साल, 5 साल। ठीक है, और सैलवेज वैल्यू भी दिया था, टैक्स रेट भी शायद मिस हो गया, विच इज 30%। ओके फाइन, अब क्लियर है क्लास? यस सर। अच्छा, मुझे डेप्रिसिएशन बताइए जल्दी से। मैं यहाँ पे सर वर्किंग नोट में माइनस कर लेता हूँ। हाँ जी बोलिए। 1 लाख रुपीस। 1 लाख, एवरीवन? यस क्लास? Yes. भाई 5,30,000 की मशीनरी पड़ी, माइनस 30,000 सैलवेज वैल्यू, डिवाइडेड बाय 5, विच इज 1 लाख। सिंस इट इज एसएलएम, तो हर साल आपका 1 लाख की डेप्रिसिएशन लगेगा। सिंपल, राइट? नाउ लुक एट दिस डेप्रिसिएशन, 1 लाख। So EBIT is now what? Earning before interest and taxes is 1,40,000 class. Now taxes. Taxes minus करेंगे क्योंकि interest की कोई information नहीं है। Taxes. How much taxes? 30%. Information is given. कितना taxes है? 30%. तो बताइए मुझे। 52 52 थोड़ी होगा। 42,000 ना? 42 यस सर 42। हाँ 42,000, ठीक है। 14 7 का कितना होता है? 14 7 का 90 90 90 98।
98,000 90, ठीक है 98,000। अब बताइए अब क्या करेंगे आप वापस, क्या है आपने टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वी विल ऐड डेप्रिसिएशन क्लास, यस और नो। Yes, sir. यस जिसमें बताया हम इनफ्लोज की बात करें तो नॉन कैश आइटम को हम वापस ऐड कर लेंगे विच इज द डेप्रिसिएशन एडेड बैक, लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन एडेड बैक। आपको लॉजिक भी पता है क्यों किया हमने, कितना 1 लाख का डेप्रिसिएशन ऐड, which is 1,98,000। ये कैश इनफ्लोज है, यस और नो। यस सर। Yes, sir. आप मुझे बताइए कितने साल का कैश इनफ्लो है। 5 साल 5 साल का नहीं है, फ्रॉम 4 साल. टू, वेरी गुड। भाई 5th ईयर में तो टर्मिनल कैश इनफ्लोज आ जाएंगे ना, ये सुनो अच्छा हाँ सर वो भी ऐड हो जाएगा। राइट। तो 198 तो रहेगा 5th ईयर में, बट उसमें कुछ बाकी भी ऐड हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास? यस सर हाँ जी बोलिए। सर ये डेप्रिसिएशन लास्ट में 1 लाख ऐड क्यों हुआ एक बार बता दें। आप क्लास में नहीं थे जब मैंने बताया था। सर बीच में 10 मिनट डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके फाइन। देखो डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्टिविटी, नॉन कैश आइटम, राइट। यस सर। क्योंकि हम इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की बात कर रहे हैं, हम कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लोज की बात कर रहे हैं, तो जो भी नॉन कैश एक्टिविटीज होती है उसको हम वापस से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर हमने उसको डिडक्ट करके हमने क्या किया, टैक्सेबिलिटी टैक्स डिडक्शन लिया, और उसके बाद हमारे पास प्रॉफिट्स आ गए, उसके बाद हमने ऐड कर लिया, सिंस इट इज अ नॉन कैश एक्टिविटी। आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा भी होगा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया है, ठीक है नहीं फिर। ओके सर ओके फाइन। नाउ लुक एट दिस, तो ये कैश इनफ्लोज हैं 1 साल से 4th ईयर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे क्या करेंगे, वी आर नाउ गोइंग टू कैलकुलेट द कैश इनफ्लो फॉर 5th ईयर व्हिच इज द टर्मिनल ईयर क्लास, यस और नो। सर। Yes. Yes, terminal year. Now we are going to find out the terminal year, which is the 5th year cash inflows. देखो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि 1,98,000 तो आएगा, जिसमें मैंने क्या कहा था, कैश इनफ्लोज एज यूजुअल, याद आ रहा है। यस सर। Yes. ये तो 198 तो रहेगा, इसके अलावा क्या क्या हुआ होगा ये बताइए मुझे। सर सैल्वेज वैल्यू सैल्वेज वैल्यू कितना है, सैल्वेज वैल्यू 30,000 30,000. 30,000 ऐड कर। क्या वर्किंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन में? नो सर। नहीं। कितना हो गया 98 28। ओके, अब आपको ये भी तो देखना है कि क्या इस मशीनरी को बेचने से कोई प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, ये सुन लो। यस सर। ठीक है, तो उसके लिए आपको रिटर्न डाउन वैल्यू चाहिए मशीनरी की, ये सुन लो। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिटर्न डाउन वैल्यू, सबसे पहले हम देखेंगे मशीनरी की कॉस्ट क्या है। मशीन की कॉस्ट कितनी थी भाई? 5,30,000. 5,30,000 वाज द कॉस्ट। कितना डेप्रिसिएशन लगाया 5 सालों में? 5 lakhs. हाँ, which is known as accumulated depreciation, यानी 5 सालों का डेप्रिसिएशन टोटल कितना हुआ था 5 लाख। यानी रिटर्न डाउन वैल्यू इज 30,000। इसमें वो क्लास Yes. ठीक है। अब आप मुझे बताइए 30,000 की चीज 30,000 में बेच दी, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू इज 30,000 एंड सैलरीज वैल्यू इज आल्सो 30,000। बताइए क्या होगा? No profit, no loss. वेरी गुड, नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी आप इसको ना तो आपको टैक्स शील्ड मिल रही है, ना तो कुछ ऐड होगा, ना ही कुछ डिडक्ट होगा। तो 5th ईयर का इनफ्लो इज नथिंग बट 2,28,000। एम आई क्लियर क्लास? Yes, sir. अच्छे से क्लियर है क्वेश्चन, सबको क्लियर है? यस सर। Sir, हाँ जी बोले।
एक बार वेरिएबल कॉस्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ, वेरिएबल कॉस्ट में क्या इंक्लूड होगा? अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है आप बताइए, सोचिए वेरिएबल कॉस्ट क्या होती थी हम जब पढ़ते थे। Variable costs are those costs which can be absorbed, the cost which can be absorbed on every on every per unit produced, यानी जिस कोस्ट को हर एक यूनिट पे absorb किया जा सकता है उसे वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। यानी कि अगर मैंने कुछ बनाया तो वो कॉस्ट आएगी, नहीं बनाया तो नहीं आएगी, which is known as the incremental cost also. Yes. ओके सर एक चीज और, अगर हाँ यही हम लोग का मेथड एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीवी होता तो हर साल का जो हमारा प्रॉफिट निकल के आता वो चेंज होता। ऑब्वियसली हर साल के इनफ्लोस चेंज हो जाते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन अमाउंट चेंज हो जाता है ना, हाँ तो वो हर साल के लिए फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता। हर साल का फिर अलग अलग करना पड़ता है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे ही है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, राइट? यस सर। तो हमारे पास 5 साल की इनफ्लोज आ गए, कोस्ट तो हमारे पास है ही फर्स्ट ईयर की 5,30,000 है। अब आपको बच्चे करना क्या होता है, आपको सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अभी ये हमें सिर्फ इतना सिखाया जा रहा है अभी कि हमें कैसे इनफ्लोज निकालना है, कैसे आउटफ्लो निकालना है। आगे तो आप भी जानते हैं, मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल देखना सिखा दिया है, राइट? फिर उसके बाद हम प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स की वैल्यूज को कैसे पुट करते हैं और कैसे हम डिसीजन पर आते हैं कि क्या है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन सही है या नहीं है। एम आई क्लियर? यस सर, यस। अभी तो मैंने बात नहीं की इस बारे में, मैं तो सिर्फ ये बताया कि कैश इनफ्लोज ही है, कैश आउटफ्लोज ही है, क्योंकि पहले ये तो आए उसके बाद ही तो प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, ठीक है? तो इस तरह से चीजें की जाती हैं। अब वी हैव अनदर क्वेश्चन व्हिच इज अगेन, अच्छा नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसे। अच्छा क्वेश्चन है बट नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, बताइए। यस सर, नेक्स्ट। हाँ, यस सर। क्योंकि वो मीटिंग काफी लेट हो गया है मुझे, तो मुझे भी सुनना पड़ेगा क्या मीटिंग में बात हो रही है। मीटिंग नहीं है, देयर इज अ वेबिनार। यस सर तो वहाँ भी बोलना पड़ेगा ना मुझे, क्या आप लोग बोलते हो मुझे। सर हाँ जी बोलिए। सर आप एक बार ये कैपिटल बजटिंग चैप्टर के जो पेजेस हैं बुक के चैप्टर के वो शेयर कर देंगे लास्ट टाइम की तरह। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको आज शाम तक कर देता हूँ, ठीक है? और आप यस सर। ऐसे आप लोग इसे पढ़ लीजिए। अच्छा, आप में से किसी ने अभी तक बुक बाय की है, कोई भी स्टूडेंट? देखिए ऑथर के ऊपर ना जाइए ज्यादा, आपको जो बुक बाय करनी है कर सकते हैं। अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आपको ऑथर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप बुक कोई भी बाय कीजिए, यहाँ पे मैं हूँ तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो बेस्ट होगा। तो आप बुक कोई भी बाय कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ अगर आप क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं, अपने लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो अलग बात है, तो आप कुछ भी बाय, फिर तो फर्क पड़ता ही नहीं है कुछ भी, राइट? तो आप बुक को लेकर ये मत कीजिए कि मैं ये वाली बुक आएगी मार्केट में तभी बाय करूंगा या करूंगी, ऐसा मत कीजिए। जो बुक मिल रही है जिस पे एफएम लिखा हो आप बाय कर लीजिए, ठीक है? तो ये सही टाइम है आपका वो पढ़ने का, आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी हो जाएगी। तो प्रियोति आप प्लीज अटेंडेंस ले सकते हैं। डन सर। तो थैंक यू सो मच यू ऑल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस। सेम टू यू सर, थैंक यू। आप लोग अब जा सकते हैं, यू मे लीव नाउ, थैंक यू।